नमस्कार, सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं। ये भारत और रूस के बीच होने वाली वार्षिक बैठक है जो अमूमन दिसंबर में आयोजित होती है। तो भारत और रूस बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से दोनों नेता एक ही कार में साथ बैठ कर आए। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का अपने सरकारी निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। यहीं पर दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक डिनर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में छपी भगवत गीता तोहफे में दी और इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति भेंट की है। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। दोनों द्विपक्षीय बातचीत आज करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और कल 7 से 7:30 बजे के बीच भारत पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि आज दोनों द्विपक्षीय बातचीत करने जा रहे हैं। तो काफी अहम है ये, और जब से ये यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके बाद ये पहला दौरा है कि पुतिन यहां पर पहुंचे हैं। तो कल डिनर के लिए भी इनवाइट किया था यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को, और उसके बाद डिनर के बाद उन्होंने रूसी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवत गीता भी भेंट की है। आज दोनों द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। ये 4 तस्वीरें एयरपोर्ट में स्वागत के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक ही कार में बैठकर दोनों नेता निकले। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, और जब एंट्री हुई थी प्रधानमंत्री आवास में पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल ने कहा, हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। नहीं, ये राहुल गांधी क्यों कह रही हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ना। जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है, और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के रहा और विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके और अन्य ने यहां पर खाद समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचकर हंगामा किया। तो इसके अलावा सदन में किसानों को राहत राशि देने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने वॉकआउट किया और गर्भगृह में नारेबाजी की। अनुपूरक बजट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार उद्योगपतियों को मदद दे रही है। सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें 13,155 करोड़ रुपए के खर्च पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना था कि सरकार ने युवाओं और अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बाला बच्चन ने कहा कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। बीजेपी विधायकों को विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, कांग्रेस विधायकों को 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिले। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके खींच लूंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। ये सरकार जो आपने कहा वह सुनिए, बंदर के हाथ में उसरा। ये जब बंदर के हाथ में उसरा होता है तो बंदर उस तरह चलाता है क्या जायज इसमें। ये देखिए ओबीसी आरक्षण पे सरकार उस तरह चला रहा है, ये आदिवासी दलितों का उस तरह चला रहा है, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस तरह चला रहा है, युवाओं की नौकरी पे चला रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उसरा है, तो ये उसरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा है। ये मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप व कफ सिरप से 24 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने चेन्नई में श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन और उनके परिजनों को लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के 2 फ्लैट जब्त किए गए हैं। जांच में पाया गया कि कंपनी ने इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले केमिकल को इन कफ सिरप में मिलाया। एमपी पुलिस के एफआईआर में सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल व एथिलीन ग्लाइकोल की खतरनाक मात्रा मिली। रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु व मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई। कंपनी को बंद कर दिया गया। श्रीसन फार्मा की लापरवाही व मिलावटी निर्माण प्रक्रिया ने सिरप को और घातक बना दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विभाग ने लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह सुबह दबिश दी है और मिली खबर के अनुसार आयकर विभाग की ये छापेमारी भारी मात्रा में कर चोरी की शिकायत के मद्देनजर की गई है। राजधानी रायपुर में कई प्रमुख लोहा कारोबारियों और उनसे जुड़े व्यवसायियों और रिहायशी ठिकानों पर एक साथ जांच चल रही है और आयकर विभाग ने कल सुबह यहां पर दबिश दी थी। कागजात खंगाले गए थे। इस कार्रवाई में अब तक कई खुलासे हुए हैं। तो भारी कर चोरी की शिकायत, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आयकर विभाग का यह छापा। राजधानी रायपुर समेत आधा दर्जन ठिकानों पर आज जो है वो आईटी का रेड पड़ा है सुबह सुबह। आप तस्वीरें सबसे पहले तो देखिए कि इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के भाटा गांव के वॉलफुट सिटी में, जहां पर A34 पे जो है वो आईटी का छापा पड़ा है। आज सुबह तड़के आईटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। करीब 2 से 3 गाड़ियों में जो है वो आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पे जो है वो सीआरपीएफ की जवान भी जो है वो सुबह से ही घर के बाहर जो है वो पहरा देने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से आईटी की जो टीम है वो अंदर पहुंची हुई है। आप गाड़ियां देखिए कि अधिकारियों की गाड़ी है जो पहुंची हुई है और बाकायदा यहाँ पर पुलिसकर्मी भी जो है आईसीआरपीएफ के जवान जो है वो भी तैनात किए गए हैं। किसी को भी घर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है और न ही घर से अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। अब ऐसे में आज सुबह से कार्रवाई जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि ये लोहा व्यापारी के घर पे जो है वो छापा पड़ा है। अब ऐसे में इस छापे में
कई तरीके के दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और कई तरीके के सबूत जो हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आईटी का जो छापा है वो पड़ रहा है। अब आज सुबह भी आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पे जो है वो आईटी का छापा पड़ा है और राजधानी रायपुर में भी वॉलफोर्ट सिटी A34 में भी आज छापा जो है वो पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गंगालूर के जंगल में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठा है, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन के ऑपरेशन में शामिल है। 16 दिन पहले एक खूंखार नक्सली हिड़मा मारा गया। नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद बीजापुर में यह बड़ी मुठभेड़ है। वहीं इस मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें। बीजापुर में ऑपरेशन के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पर इस ऑपरेशन के दौरान हमने अपने 3 जवानों को भी खोया है। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। बहादुरी से 3 जवानों ने अपनी जो शहादत दी है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार उनके शहादत को बिल्कुल जाया नहीं होने देगी और पूरी ताकत से ये ऑपरेशन चलेगा और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर ही सरकार दम लेगी। अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। इधर बीजापुर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जीरम, तेकुल, गुड़म, मिनपा जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल DVCM, मोरियामी, वेला समेत 18 नक्सलियों को ढेर किया था, जिसमें से 16 नक्सलियों की पहचान हो गई है। तो बस्तर आईजी ने बताया कि नक्सली किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। मारे गए नक्सलियों के हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मुठभेड़ में गंगालूर एरिया में सक्रिय नक्सली कमांडर बेल्ला भी मारा गया और उसके साथ उसके 17 साथी मारे गए। अब जो है इस इलाके में मुठभेड़ के बाद 2-3 जवान शहीद हुए थे, उन्हें भी आज सुबह श्रद्धांजलि दिया गया। उसके बाद उन्हें गिरिग्राम रवाना किया गया, परंतु वहां से जो सामान बरामद हुए, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये वो हथियार हैं जिन हथियारों को लेकर कल दिन भर लगभग 24 घंटे नक्सली जवानों से लड़ते रहे और परिणाम ये था कि 3 जवान जो डीआरजी के वो भी शहीद हुए, परंतु बड़ी सफलता जवानों के लिए ये रही कि 18 नक्सली जो है वो मारे गए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे SLR है,
SLR लगभग 4 SLR हैं, एक इंसॉस है, 4 AK-47 है, उसके अलावा जो कंट्री मेड वेपन 303 राइफल। अब सबसे बड़ी बात ये ऊपर में अभी इसको आप देख पा रहे हैं, ये इंसॉस LMG है। ये अब तक के मुठभेड़ों में बहुत कम हमारे जाने से लगभग 2 या 3 LMG जो है बरामद हुए हैं, उनमें से एक ये भी है। और इस पूरे ऑपरेशन में DRG, STF, कोबरा और CRPF के जो जवान हैं वो शामिल थे। लगभग 4000 जवान इस ऑपरेशन में शामिल किए गए थे, क्योंकि जो टीम थी, जिस टीम से जवानों को लड़ना था, वो PLJ की टीम थी और उसका कमांड बेल्ला के हाथों में था। परंतु लगभग 24 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद 18 नक्सलियों को मार गिराया गया है और गंगालूर क्षेत्र से एक आतंक का पर्याय जो बेल्ला था, जिसने कई निर्दोष जो ग्रामीणों की हत्याएं की, शिक्षा दूतों की हत्याएं की, उसके अलावा जो छात्र थे उनकी भी हत्याएं उसके द्वारा की गई थी। परंतु कल के मुठभेड़ में वो मारा गया। लगभग 1,30,00,000 के इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो है गंगालूर का वो इलाका जो नक्सलियों की राजधानी कहा जाता रहा है, वो कब तक शांत हो पाता है। INS24 के लिए गणेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के तोयामेटा पड़बेदा जंगल से 3 नग आईडी बरामद हुए हैं, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने सुरक्षित नष्ट कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने जंगल में आईडी को लगा रखा था। आपको बता दें, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड नारायणपुर और ITBP ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। तो नारायणपुर SP रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि की। मामला नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए पड़बेदा जाने वाले मादिन नदी किनारे ये आईडी लगाए गए थे। इधर भोपाल के बड़े तालाब में शिकारे का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ बड़े तालाब में 20 शिकारों की सौगात दी है। आयोजन में नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री समेत कई दिग्गज शामिल रहे। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर की डल झील में चलने वाली शिकारी का मजा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। बड़े तालाब में अब डल झील में चलने वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। बड़े तालाब में एक साथ 20 शिकारे तैरते आएंगे। ऐसे में भोपाल वासियों के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक यहां कश्मीर की डल झील जैसा आनंद लेते नजर आएंगे। हमारी प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील डल झील की तर्ज पर न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृग नयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, ऐसे कई प्रकार की सौगातों के साथ ही पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई सौगात दी गई। भोपाल नगर निगम ने जून साल 2024 में ट्रायल के तौर पर एक शिकारा चलाया था। इसी के बाद शिकारा चलाने का निर्णय लिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की रोक के चलते पिछले करीब 10 महीने से क्रूज और मोटर बोट का संचालन बड़े तालाब में बंद है। फिलहाल तालाब में सामान्य नावें ही चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन शिकारों के चलने से अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत आकर्षक है। इससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्यटक आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अच्छी पहल से कश्मीर का आनंद लोग भोपाल में भी उठा सकेंगे। शिकारा सेवा का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। ये बड़े तालाब में 2.3 किलोमीटर का राउंड पूरा करेगा और तालाब के बीच स्थित शाह अली शाह टापू के करीब तक जाएगा, जिससे भोपाल के बड़ा तालाब में घूमने का नजारा भी बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।